बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आपका बायोलॉजी टीचर सलामुद्दीन अगले लेक्चर के साथ जो कि चैप्टर नंबर 7 का तसलसल है उसमें हम लेक्चर नंबर 2 को आज देखेंगे। सबसे पहले आपको बता दूं, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे लेक्चर को देख रहे हैं, मेरे लेक्चर को समझ रहे हैं और लेक्चर समझने के बावजूद वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उनको फिर नेक्स्ट लेक्चर जो मैं अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन नहीं जाता, वो रह जाते हैं। और अगर कोई न्यू स्टूडेंट मेरे इस लेक्चर को देख रहा है तो उनसे भी कहूँगा काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अपने लेक्चर की तरफ आते हैं, बायोएनर्जेटिक्स का, जो कि लेक्चर नंबर 2 है। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारे जिस्म का बुनियादी जुज़्व है, जो हमारे जिस्म के मेटाबॉलिज्म में या हमारे जिस्म के रोज़मर्रा काम सर अंजाम देने में अहम किरदार अदा करता है। जो वो फैक्टर जो अहम किरदार करता है वो कौन सा है? एटीपी। एटीपी हमारे सेल की एक एनर्जी करेंसी है। देखिए यहाँ पे उन्होंने बात की एनर्जी करेंसी की। करेंसी किसे कहते हैं? सबसे पहले ये बात देखिए जी, करेंसी मुझे ज्यादा कंसेप्ट तो नहीं है, मैं इकोनॉमिक्स का बंदा नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं आपको ये जनरल सी मैं बता देता हूँ। करेंसी उसे कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ है और उसके बदले में आप वो चीज किसी को देकर उसके बदले में आप कुछ ले लेते हो, तो दरअसल आपके पास जो चीज थी वो आपकी करेंसी थी। जिस तरह अगर हमारे पास पैसे होते हैं, पैसे एक करेंसी है, हम जाते हैं शॉप वाले के पास, हम उसे वो पैसे देते हैं और बदले में वो कुछ देता है। इसी तरीके से हमारा जो सेल है, हमारे सेल के अंदर ये जो एनर्जी हासिल करने का जरिया है वो एटीपी है। अगर हमारे सेल के पास एटीपी होगी तो हमारा सेल जो होगा उसको एनर्जी मिलेगी, अदरवाइज उसको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो एटीपी को दरअसल हम सेल की एनर्जी करेंसी भी कहते हैं। अहम बात कि पूछा जाता है एग्जाम में एक ऑब्जेक्टिव के तौर पर कि जी एटीपी किसका मुखफ़फ़ है, तो स्टूडेंट लिख लीजिएगा, एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट का मुखफ़फ़ है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ये इसका नाम है, ये इसका पूरा नाम है। नाम के लिहाज से इसको फिर मुखफ़फ़ बना दिएगा, इसका इन शॉर्ट बना देगा ताकि इसको बोलने में आसानी हो। तो उसे फिर क्या नाम दिएगा? एटीपी का। कहते हैं कि एटीपी जो है वो सेल के ज्यादातर अफाज सर अंजाम देने में मदद करती है, नर्व इंपल्स की तरसील करती है और हमारी ग्रोथ के और दूसरे जो रिएक्शंस हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, दूसरे उन सब के अंदर कौन सी एनर्जी इस्तेमाल होती है? यही एटीपी की एनर्जी इस्तेमाल होती है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि हमारा पूरा जिस्म किससे मिलकर बना हुआ है? सेल से मिलकर बना हुआ है। तो अगर हमारे सेल को ये एटीपी मिलती रहेगी तो हमारे सेल काम करेंगे, अदरवाइज सेल काम नहीं करेंगे। तो इसी लिहाज से मैं आपको बता दूं कि हम जो खुराक खाते हैं, प्रीवियस लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं कि हम जो खुराक खाते हैं जब वो डाइजेस्ट होती है तो उसके डाइजेशन के बाद उससे एनर्जी खारिज होती है जो एटीपी की सूरत में महफूज कर दी जाती है। आप जब कोई हार्ड वर्क करते हो, जब आप कोई सख्त काम करते हो, तो सख्त काम करने के बाद आपको फौरन भूख लगना शुरू हो जाती है। रीजन असल ये होती है कि आपने जब कोई सख्त काम किया है तो आपके सेल्स ने काम किया, आपके सेल्स ने वर्क किया है, तो उन्होंने जब वर्क किया इसका मतलब उन्होंने एटीपी इस्तेमाल की है। अब जो एटीपी ज़खीराशुदा थी वो अब इस्तेमाल होगी। अब आपको और एनर्जी चाहिए मजीद काम करने के लिए, इसके लिए फिर आपको भूख लगती है, आप खाना खाते हो, फिर वही जो खुराक होती है हमारी वो डाइजेस्ट होती है। फिर वो जब डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट होने के बाद एटीपी की सूरत में फिर दोबारा से हमारे जिस्म के अंदर ज़खीरा कर दी जाती है और हमारी एनर्जी होती है दोबारा से रिप्लेस हो जाती है, रिप्लेसिंग रिस्टोर हो जाती है, दोबारा से बढ़ जाती है। तो अब आते हैं कि एटीपी दरअसल एक न्यूक्लियोटाइड है। न्यूक्लियोटाइड यानी यूं समझ लें, न्यूक्लियोटाइड कहते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो न्यूक्लिक एसिड है या इसकी जो साख होती है, न्यूक्लियोटाइड उसे कहते हैं। न्यूक्लियोटाइड में वो कहते हैं कि इसकी जो साख है, इसकी साख की वजह से हम इसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। कैसे? मैं आपको इसमें बताता हूं कि न्यूक्लियोटाइड उसको कहते हैं जो कि उसकी जिसके अंदर नाइट्रोजनी बेसेस होती है। ये जो आपको एडेनिन नजर आ रही है ये नाइट्रोजन बेस है। यानी इसके अंदर क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन पाई जाती है। तो ये जो नाइट्रोजन एडेनिन है या ये इसकी मैं आपको साख बताता हूँ, इस वजह से आपको मैं बताऊंगा इसके न्यूक्लियोटाइड। अब आते हैं एटीपी की साख की तरफ। देखिए स्टूडेंट, एटीपी की अगर हम साख की बात करें तो कहते हैं कि एटीपी बुनियादी तौर पर 3 अज्जा से मिलकर बनी हुई है। कौन कौन से? एक उसके अंदर एडेनिन पाई जाती है जो कि जो नाइट्रोजनी बेस है।
उसके बाद राइबोज शुगर पाई जाती है, इसको कहते हैं राइबोज शुगर। राइबोज का मतलब होता है स्टूडेंट 5। राइबोज का मतलब 5, 5 मतलब 5 कार्बन। कैसे, अब आपको मैं इसकी इसकी ये जो स्ट्रक्चर है वो बताता हूं कि 5, इसके देखिए ये राइबोज शुगर, इसके 5 कोने होंगे, 1 2 3 4 और ये 5। ये जो 5 कोने, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या है, कार्बन है, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन और ये 5 कार्बन। यहाँ पे क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, लेकिन कोने इसके 5 बनते हैं। इस तरह से क्योंकि ये 5 कार्बन वाली शुगर है, इसको हम फिर क्या कहते हैं, राइबोज कहते हैं। ठीक हो गया। और साथ इसके 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं, ये देखें फास्फेट, 1 फास्फेट 2 फास्फेट और 3 फास्फेट, 3 फास्फेट ग्रुप होते हैं। अब आप इस साथ को देखो और साथ के लिहाज से आपको लगेगा कि इसका नाम एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्यों रखा गया। एडेनोसिन एडनी से है, ठीक है, राइबोज उसमें शामिल, राइबोज शामिल है, नाम में शामिल नहीं किया गया। ट्राई का मतलब होता है 3, याद रखना स्टूडेंट, ट्राई का क्या मतलब होता है 3, और फास्फेट मतलब फास्फेट, 3 फास्फेट, देखिए 1 2 3, 3 फास्फेट इसके साथ जुड़े होते हैं, इस वजह से इसका नाम क्या रखा गया, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एटीपी की मुखाफत जो है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, और ये क्या है जी बेटा, एडेनिन है। तो बाज़ औक़ात एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि जी एटीपी का मुखाफत लिखें, एटीपी का साख्ती फार्मूला लिखें, तो ये साख्ती फार्मूला है। फिर वो पूछते हैं कि एटीपी किसे मिलकर बना, तो आपने ये बयान कर देना है, 3 फास्फेट है, 2 एडेनिन होता है, ये सारे उसके अंदर क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अब आप इसको देखो, ये जो 3 फास्फेट ग्रुप हैं ये आपस में जुड़े हुए हैं, ये एक बांड के जरिए जुड़े हुए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टिल्डी कहते हैं। ये जो आपको अलिफ मद आ की तरह का लग रहा है, ये टिल्डी है, ये एक बॉन्डिंग है। ये टिल्डी दरअसल क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड है। ये टिल्डी क्या है, हाई एनर्जी बॉन्ड है। कैसे, अब अगर ये जो फास्फेट ग्रुप इससे टूटेगा, जब ये एक फास्फेट ग्रुप टूटता है तो उससे एनर्जी खारिज होती है 7.3 किलो कैलोरी। याद रखना बेटा, कैलोरी जो है वो एनर्जी का यूनिट है, तो 7.3 क्या है, किलो कैलोरी एनर्जी खारिज होती है। और अगर हम इसको किलो खत्म कर ले, सिर्फ कैलोरीज में लें, तो 7300 कैलोरीज जो होती हैं वो खारिज होती हैं एक फास्फेट ग्रुप के टूटने से। तो आप स्टूडेंट इस बात को याद रखना है कि जब हमारे जिस्म को एनर्जी की जरूरत पड़ती है तो हमारा जिस्म एटीपी को तोड़ता है और उसमें से एक फास्फेट को तोड़ता है। जब एक फास्फेट को तोड़ता है तो 7300 कैलोरी एनर्जी खारिज होती है, वो हमारा जिस्म क्या करता है, इस्तेमाल करता है। अब मैं बताता हूं कि कैसा रिएक्शन होता है और किस रिएक्शन के नतीजे में एनर्जी जो होती है पैदा होती है और एटीपी किस वक्त तब्दील हो जाता है। तो सबसे पहले ये देख लें कि एटीपी को तोड़ा जाता है पानी की मदद से। इस अमल को कहते हैं हाइड्रोलिसिस। इसमें लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट, हाइड्रोलिसिस, यानी पानी की मदद से तोड़ना। पानी को एटीपी को पानी की मदद से तोड़ा जाता है। अब जब इसमें से ट्राई का मतलब होता है 3, ठीक है, आपने ये साइन की गिनती पढ़ोगी, मोनो मतलब 1, डाई मतलब 2, टाई मतलब 3, टेट्रा मतलब 4, पेंटा 5, ये गिनती है किसकी, साइंस की। अब आप देख लें कि इसको ट्राई इसका इसके अंदर 3 फास्फेट हैं। अब जब क्या होगा, एटीपी को तोड़ा जाएगा पानी की मदद से, तो इसमें से एक फास्फेट ग्रुप जो होगा वो निकल जाएगा। जब एक फास्फेट ग्रुप निकलता है तो ये बन जाता है एटीपी से एडीपी। क्या हो जाता है, एटीपी से एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। एडीपी का क्या मतलब है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। क्या होगा बेटा, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, यानी अब 2 फास्फेट बाकी बच गए हैं। अब ये देखें, ये फास्फेट अलग हुआ और ये एनर्जी जो है वो खारिज हुई, और यही एनर्जी जो है हमारा जिस्म अपने रोजमर्रा अफवाज बनाने के लिए इस्तेमाल करता है। तो इस तरीके से एटीपी है, एटीपी से फिर एक और रिएक्शन होता है पानी की मदद से, फिर एटीपी को तोड़ा जाता है, फिर ये जो होता है एएमपी। एएमपी बेटा क्या है, एएमपी यानी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट, यानी अब क्योंकि 3 एटीपी थे, एक ये गया एक ये गया, अब बाकी बच गए 1 2 3 में से बाकी बच गए 2, अब उसको हम कहेंगे एएमपी एडेनोसिन मोनोफॉस्फेट। यानी अब इसके अंदर क्या है, एक फास्फेट ग्रुप है। ये देखें फास्फेट रिलीज हुआ, एनर्जी खारिज हुई,
और एक एनर्जी जब खारिज होती है तो अब देखिए एक टाइम 3300 यहां से निकली, 3300 यहां से एनर्जी खारिज हुई है। तो इसी तरीके से ये जो एनर्जी हासिल करने का तरीका एटीपी से, इसी तरीके से एटीपी से एनर्जी जो होती है वो निकाली जाती है, पानी इसके अंदर क्या होता है इस्तेमाल होता है। यही तो सर ये वजह है कि ऑक्सीजन और पानी हमारे जिंदगी का बुनियादी जुज्व है। अब क्या होता है कि अब देखिए ये अब एएमपी में तब्दील हो गया, यानी अब इसके अंदर एनर्जी क्या होगी, कम से कम होगी। अब आपको मैं बता दूं, जैसे हमने कहा था कि ये फास्फेट जो है ये ज्यादा अटैच है न्यूक्लियस के साथ, इसको इस वजह से इसका निकलना मुश्किल है, इस वजह से इसको ये यहीं पे मौजूद रहता है। फिर क्या होगा, अब यहाँ पे एनर्जी की कमी होगी, अब हमने काम किया, ये एनर्जी इस्तेमाल होगी। अब फिर हम क्या करेंगे, हम दोबारा से खुराक खाएंगे। जब हम दोबारा से खुराक खाएंगे, उस खुराक को फिर डाइजेस्ट किया जाएगा, वहां से फिर और फास्फेट ग्रुप निकलेंगे। फिर वो फास्फेट क्या होते हैं, रिसाइकल करते हैं, यानी जो एएमपी था अब वो दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर। कैसे, हमने खुराक खाई, फिर हमारे पास क्या है, फास्फेट है। फास्फेट है, ये दोबारा से जुड़े किसके साथ, एएमपी के साथ, एएमपी की तब्दील होगा किसके अंदर, एटीपी के अंदर। फिर और खुराक खाने से फिर और फास्फेट है, फिर वो फास्फेट जुड़े किस एटीपी के साथ, और एटीपी फिर दोबारा तब्दील होगी किसके अंदर, एटीपी के अंदर। ठीक है, अब दोबारा से एटीपी बन चुका है, फिर हम जब एटीपी बन जाएगा फिर हम और काम सर अंजाम देंगे, फिर ये एटीपी इस्तेमाल होगा, फिर ये कन्वर्ट होगा एएमपी तक, फिर हम खुराक खाएंगे, फिर इस तरीके से ये साइकिल है जो चलता रहता है। तो ये एक किस्म का मेटाबॉलिज्म है। ठीक हो गया बेटा, हमने एंजाइम वाले इसमें पढ़ा था कि मेटाबॉलिज्म होता है, तो ये सारे मेटाबॉलिज्म को चलाया जाता है। और जिस तरह मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि एनर्जेटिक्स मतलब जानदारों में एनर्जी के ताल्लुकात, एनर्जी के तबादले हैं। तो देखिए आप कैसे एनर्जी के तबादले हो रहे हैं और कैसे दोबारा से एटीपी को एएमपी में कन्वर्ट किया जाता है और फिर एएमपी को दोबारा फिर एटीपी में कन्वर्ट किया जाता है। ये सारा का सारा जो है एक एनर्जी का तबादला है। इस पूरे अमल को बायोएनर्जेटिक्स तो कहते हैं कि हम देख रहे हैं कि हम जानदारों के अंदर एनर्जी के तबादले को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक हो गया बेटा। अब देख रहे हैं, ये जो एनर्जी है, ये जो खुराक है, ये इस जमीन के ऊपर जो, याद रखना बेटा, इस जमीन के ऊपर खुराक का जो बुनियादी जरिया है, तमाम जानदारोों में एनर्जी का जो बुनियादी जरिया है वो ये पौधे हैं, प्लांट्स हैं। ठीक है, हम वास्ता बिलवास्ता पौधों पर ही इन्हिसार करते हैं अपनी खुराक हासिल करने के लिए। जैसा कि मैं आपको बताऊं, हम डायरेक्टली भी पौधों से खुराक हासिल करते हैं, जैसे फ्रूट खाते हैं, सब्जियां खाते हैं, और इनडायरेक्टली भी पौधों से हासिल करते हैं। जैसा कि अगर आप गाय का गोश्त खाते हो तो गाय भी तो घास खाती है। ठीक है, इस तरीके से दूध लेते हो तो गाय भी तो वही घास से ही दूध बनाती है। तो हम वास्ता बिलवास्ता पौधों पर इन्हिसार करते हैं। तो वो एनर्जी जो पौधों के अंदर आती है वो कहां से आती है, अब इस पॉइंट पर डिस्कस करेंगे। तो पौधों के अंदर जो एनर्जी आती है वो एक प्रोसेस है, एक अमल है। इस अमल को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस के नतीजे में जो एनर्जी बनती है वो एनर्जी फिर हम इस्तेमाल करते हैं। अब फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए स्टूडेंट, आपको ये दरख्त नजर आ रहा है और आपको पता है कि दरख्त जो होते हैं उसके पत्ते जो होते हैं वो सब इस वजह से होते हैं क्योंकि उसके पत्तों के अंदर क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल का काम ये होता है कि ये सूरज की रोशनी को पकड़ता है, अपनी गिरफ्त में लेता है रिएक्शन को तामुल करने के लिए। अब होगा क्या कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में बनता है ग्लूकोज, ये हो गया ग्लूकोज C6H12O6। ये बनता कैसे है, ये बनता इस तरीके से है कि पौधे जो होते हैं वो फिजा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज से रोशनी लेते हैं, ठीक हो गया, फिर जमीन से पानी लेते हैं, फिर ये सारा रिएक्शन, ये सारा तामुल्ला होकर फिर हमारा क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूं, चैप्टर नंबर 6 में मैंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस दरअसल क्या है, एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। ये कौन सा रिएक्शन है बेटा, एनाबॉलिक रिएक्शन है, यानी छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर क्या बना रहे हैं, ये एक बड़ा मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो आप देखें इसके अंदर 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के, 12 मॉलिक्यूल पानी के और रोशनी, ये इकट्ठे होते हैं, ये आपस में रिएक्शन करते हैं। ये रोशनी कौन जल्ब करता है, क्लोरोफिल करता है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल रोशनी को जल्ब करता है, जिसके नतीजे में क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज बनेगा, उसके बाद क्या होगी, ऑक्सीजन खारिज होगी और पानी भी खारिज होगा इस रिएक्शन के नतीजे में। ठीक होगा बेटा। अब आपको ये भी बता दूं कि हमने मसवात को मुतवाज़न करना होता है। देख रहे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल हैं, पानी के या दूसरे में पानी के 12 मॉलिक्यूल हैं। अगर हम देखें तो आपको पता चलेगा कि कार्बन के ये 6 मॉलिक्यूल हैं और ऑक्सीजन के ये हैं 12 मॉलिक्यूल। कितने हैं बेटा, 12 मॉलिक्यूल।
ठीक है, 2 से ज़्यादा दें, 6 दूनी 12, 12 मॉलिक्यूल। इस तरीके से इधर देख लें आप, 12 को 2 से ज़्यादा दें तो ये हो गए 24 मॉलिक्यूल किसके हैं, हाइड्रोजन के, और 12 मॉलिक्यूल किसके हैं, ऑक्सीजन के। तो अब ये जो मॉलिक्यूल हैं, इन मॉलिक्यूल को इधर भी उतनी तादाद में होना चाहिए। अब देखिए कितने कार्बन, कितने हैं, 6 हैं, देख लेते हैं कार्बन, ये 6 कार्बन हो गए, इधर कोई कार्बन है नहीं है, तो कार्बन की तादाद पूरी होगी। इस तरीके से आप देख लें ऑक्सीजन के कितने हैं, 12 मॉलिक्यूल हैं, और इधर कितने हैं, 12 12 12 24 हो गए, तो ऑक्सीजन की इधर भी 24 होने चाहिए। ये देखिए 6 दूनी 12 ये हो गए, 6 ऑक्सीजन ये हो गए, और ये 6 ऑक्सीजन इसके अंदर हो गए, तो 24 ऑक्सीजन यहाँ पूरे हो गए। इस तरीके से हाइड्रोजन को देखें, हाइड्रोजन 24 हाइड्रोजन, इधर भी 24 हाइड्रोजन होने चाहिए। C6H12 12 हाइड्रोजन ये हो गए, और 6 दूनी 12 12 हाइड्रोजन ये हो गए। इस तरीके से हमारी ये मसवात भी मुतबादल हो जाती है कि ये केमिस्ट्री में तामुलात का एक अमल है कि जिसके अंदर अगर इधर वाले जो रिएक्टेंट्स हैं, यानी तामुल करने वाले मॉलिक्यूल जितने वो हैं, तो रिएक्शन के बाद भी उतने होने चाहिए, तो हमारी मसवात जो होती है मुतबादल हो जाती है। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको आज का लेक्चर जो है वो समझ आया होगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। व्हाट्सएप नंबर भी मैंने छोड़ दिया था अपने चैनल पे, तो व्हाट्सएप पर भी आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जरूर इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर दूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो काइंडली मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।